हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए है मनोवृत्ति, ऑप्शन बी है अवधारणा, ऑप्शन सी है विकास, ऑप्शन डी है कि कौशल। तो देखिए, जो सीखने का जो परिणाम होता है वो सीखने के दौरान, यानी कि जब लर्निंग हम करते हैं तो उसके दौरान हम किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, यानी अवधारणा को भी सीखते हैं। उसके बाद जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो उससे हमारा डेवलपमेंट भी होता है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि कौशल, यानी कि जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो उससे हमारे अंदर जो है वह स्किल डेवलप होता है, यानी कौशल का विकास होता है। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि सीखने का परिणाम नहीं है। तो देखिए, जो हमारा मनोवृत्ति होता है, यह जो होता है वो हमारा सीखने का परिणाम नहीं होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय है। ऑप्शन ए है कि समाज के प्रति सेवा का भाव, ऑप्शन बी है कि बच्चों के विकास में योगदान की भावना, ऑप्शन सी है कि बच्चे के साथ परस्पर प्रेम का भाव, या फिर ऑप्शन डी है कि एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता का भाव। तो देखिए, जो आप लोगों का जो टीचिंग से क्वेश्चन रहता है उसमें अगर आप ऑप्शन को पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि इसमें से सारे ऑप्शन सही हैं, बट आपको जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चुनना होता है। तो देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को एक टीचर के रूप में, अगर आप किसी भी चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं तो आप में क्या होना चाहिए कि आप में जो समाज के प्रति है वह एक सेवा का भाव होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। तो देखिए, बच्चों के विकास में योगदान, तो यह भी गलत हम इसको नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन जो समाज के प्रति सेवा का भाव है तो इसमें ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय जो है वह समाज के प्रति सेवा का भाव है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है कि छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना, ऑप्शन बी है कि कक्षा में दैनिक क्रियाकलापों से मुक्ति, ऑप्शन बी है कि पुनर्पाठ कार्य जगत से छात्रों को परिचित कराना, ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों के स्थापन संतोष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो देखिए, जो विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधि होता है उसमें छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट कराया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन में कहा जा रहा था कि छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण में रुचिकर, मतलब कि कक्षा शिक्षक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि उसे ब्लैक बोर्ड का सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए, यानी श्यामपट्ट का। ऑप्शन बी है कि व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण लेने चाहिए, यानी बच्चे के जो रियल लाइफ हैं वहाँ से उनको बहुत सारे एग्जाम्पल देने चाहिए, क्योंकि एक क्लासरूम में हर फील्ड के बच्चे आते हैं। तो एक शिक्षक के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चे जिस भी फील्ड से आए हैं उस फील्ड का एग्जाम्पल लेके अगर उन्हें समझाया जाए तो वह रियल लाइफ से कनेक्ट करके उस चीज़ को सीख सकते हैं। ऑप्शन बी है कि विभिन्न प्रकार की सहायक पठन सामग्रियों का उपयोग किया जाए, यानी कि जब एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वह बहुत सारे टीचिंग लर्निंग ऐड का यूज करे, जैसे कि मान लीजिए कि वह कुछ विजुअल चीज़ को दिखाकर वह सिखाएं, या फिर कुछ ऑडियो का प्रयोग करें, या फिर कुछ चार्ट का प्रयोग करें, या फिर कुछ ग्राफ बनाकर दिखाएं, तो इसका करें, या फिर विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर दें, यानी कि बच्चे को डिस्कशन के लिए अधिक से अधिक अवसर दें, ताकि उनको जो है वह जो वो पढ़ रहे हैं वह उनमें उनको इंटरेस्ट आए। तो देखिए, ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको
सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए एक स्टूडेंट के लिए ये पढ़ाई जो होता है वह इंटरेस्टिंग तभी हो सकता है जब बच्चे उसको अपने जो व्यवहारिक जीवन है वहाँ से अगर कोई शिक्षक एग्जाम्पल लेके अगर उनको कुछ समझाने का कोशिश करते हैं तो बच्चे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तो अगर उनके व्यवहारिक जीवन से अगर हम एग्जाम्पल लेके और उनको पढ़ाई से रिलेट करें तो वहाँ से उनको पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग लगेगा और वो सीखेंगे भी ज़्यादा। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण ले और उनको समझाए तो उनको जो है वह पढ़ाई क्या लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का सहमति होना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि जो स्कूल है उसका जो करिकुलम होता है उसके स्वरूप में क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि अतीत में विद्यालय की सामान्य संस्कृति। ऑप्शन बी है कि छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य होने चाहिए जो विद्यालय का पाठ्यक्रम होता है उसमें। या फिर ऑप्शन सी है कि शिक्षकों की रुचि एवं प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी कि जो टीचर हैं उनका इंटरेस्ट और ट्रेनिंग होना चाहिए करिकुलम में। या फिर ऑप्शन डी है कि विभिन्न विषयों के उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। तो देखिए जो विद्यालय का पाठ्यक्रम होता है जब उसको तैयार किया जाता है तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो हम करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें छात्रों का इंटरेस्ट हो, साथ ही उसका एक प्लानिंग हो और साथ ही जो छात्र के एक टीचर जिस उद्देश्य के लिए छात्रों को पढ़ाना चाह रहे हैं वह उद्देश्य उसमें हो। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जो विद्यालय का पाठ्यक्रम होता है उसमें छात्रों की रुचि, प्रयोजन और उद्देश्य होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व डैश के प्रति है, यानी कि एक शिक्षक का जो प्रथम उत्तरदायित्व होता है वह किसके प्रति है। ऑप्शन ए है कि समुदाय के प्रति है। ऑप्शन बी है कि छात्र के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन सी है कि पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है। या फिर ऑप्शन डी है कि विद्यालय के अधिकारी के प्रति उनका दायित्व होता है। तो देखिए एक शिक्षक जो होते हैं तो उनका प्रथम जो उत्तरदायित्व होता है वह छात्र के प्रति होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का मुख्य जो लक्ष्य है वह क्या है, यानी कि एक कक्षा में अनुशासन रहे इसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि पठन पाठन के अनुकूल हम वातावरण दें तो हमारा जो क्लासरूम है वह अनुशासित रहेगा। या फिर ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों का उचित आचरण हो, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनका जो आचरण है वो अच्छा हो। ऑप्शन सी है कि कक्षा में शांति एवं व्यवस्था हो। या फिर ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन हो। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये चारों ऑप्शन राइट हैं, बट इसमें से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए एक कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि जो स्टूडेंट हैं उनमें सेल्फ जो है वह डिसिप्लिन हो, तभी एक कक्षा में अनुशासन को हम बनाए रख सकते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है, यानी कि विद्यालय शिक्षण के जब हम विद्यालय में जो शिक्षण होता है और जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो क्या हमारे चुनौतीपूर्ण आयाम होते हैं। ऑप्शन ए है कि जांच परीक्षाओं की तैयारी करना, यह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है। या फिर ऑप्शन बी है कि प्रदर्शन की पर्याप्त की जांच करना, यानी कि जो मूल्यांकन हम किए हैं वो सही है या नहीं इसकी जांच करना। ऑप्शन सी है कि विकास का मापन करना, यानी कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसको हम मेजर करें। या फिर ऑप्शन डी है कि रैंकिंग का निर्धारण करना, यानी कि श्रेणी का निर्धारण करना। तो देखिए जब हम विद्यालय में जब हम शिक्षण करते हैं और तो हम जब मूल्यांकन उसका करते हैं तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण क्या हो जाता है कि जब हम रैंकिंग कर रहे होते हैं तो यह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और जांच परीक्षाओं की तैयारी करना तो यह चुनौतीपूर्ण आयाम
नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन जो है वह बाद में किया जाता है। तो जांच परीक्षाओं की जब हम तैयारी कर रहे हैं, जांच परीक्षाओं की तैयारी, तो उस समय चुनौती क्या रहेगा। उसके बाद ऑप्शन बी है कि प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच करना, तो यह भी चुनौतीपूर्ण आयाम नहीं है। विकास का मापन करना, तो यह भी जो है वह मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम नहीं है। लेकिन जब हम रैंकिंग का निर्धारण करते हैं, चूँकि जब हम किसी भी बच्चे को पढ़ा दिए, उसके बाद जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो जैसे कि एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, तो उनका हम रैंकिंग करते हैं। पढ़ा देने के बाद जब हम उनका एग्ज़ाम लेंगे और जितना मार्क्स वो प्राप्त करेंगे, उनके हिसाब पे जब हम रैंकिंग उनको करते हैं, तो यह हमारे लिए क्या हो जाता है, एक चुनौतीपूर्ण आयाम हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है। तो क्या हो जाएगा, श्रेणी का निर्धारण करना जो होता है वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण आयाम हो जाता है, ठीक है। यानी जब हम रैंकिंग करते हैं बच्चों को, तो यह हमारे लिए क्या है, चुनौतीपूर्ण है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे संविधान का कौन सा भाग जो है उसमें मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि हमारे संविधान का कौन सा भाग जो है वह मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो है अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए है कि नागरिकों का मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन सी है कि मानवाधिकार, या फिर ऑप्शन डी है कि बाल अधिकार। तो देखिए जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है, इसमें बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो अनुच्छेद 45 है, उसमें यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को जो है वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अनुच्छेद को याद रखिए कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का जो अनुच्छेद है 45। तो इस तरह से देखिए जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 51 में क्या है। ऑप्शन ए है कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन बी है कि नागरिकों का कर्तव्य है, या फिर ऑप्शन सी है कि बाल अधिकार है, ऑप्शन डी है कि मानवाधिकार है। तो देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51, ठीक है, 51 है, इसमें जो है वह नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख है, ठीक है। और भारतीय संविधान में 11 जो है वह मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, उसमें कहा गया है कि राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करने का प्रयास करेगा ये, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं आप लोगों को डिटेल में जाना है, बस आप लोग टोटल भारतीय संविधान के टोटल जो मूल कर्तव्य हैं, यानी भारतीय संविधान में जो टोटल मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है वह कितना है, 11 है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में जो है वो नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है उसको बताया गया है, ठीक है। तो इसका इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ से आप लोगों के जो बिहार बीएड का एंट्रेंस होगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह का एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। और आप लोग खुद से भी प्रिपेयर कीजिए जीएस का, चूँकि जीएस का वेटेज जो है आप लोगों का 14 मार्क्स का हो जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और टीचिंग एंड लर्निंग को हम अपने चैनल पे करवाएंगे, तो इसको आप यहाँ से कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का एमसीक्यू लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।